हिंदी कृतिका के अंतर्गत जो कमलेश्वर द्वारा लिखित पाठ है जॉर्ज पंचम की नॉक। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए किया और दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर कार्य करते रहे। सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के संपादन का प्रमुख कार्य इन्होंने किया। एक अच्छे कवि हैं, नए दौर के कवि हैं और इन्होंने कमलेश्वर की रचनाओं में तेज़ी से बदलते हुए समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण मिलता है। आज की महान अंग्रेजी सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को इन्होंने बेखूबी समझाया है। जॉर्ज पंचम की नाक ये कमलेश्वर का एक व्यंग है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अंग्रेजी शासनकाल था और उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भारत आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन की अखबारों में खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर एलिजाबेथ को जाना था, इसलिए हर प्रकार की पोशाकें उनके लिए बनाने के लिए वो परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके लिए पहले से ही महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा तय करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। ज़माना चूँकि नया था, फौजें फाटे के साथ निकलने के में बहुत समय बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड की अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थीं कि रानी के एक ऐसा हल्के रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है। करीब 400 पाउंड खर्चा इस सूट पर आया है। ऐसे महाराजाओं के खर्चे देश यात्राओं पर हुआ करते थे। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी कि इनका जन्म कब हुआ, इनके जीवन की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे तो और नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ सामने आई। जो जो उनके साथ आने थे उनकी सब पूरा उनका बायोडाटा तैयार किया गया। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा मचा हुआ था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और उसकी गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था। इन खबरों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। रात दिन में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे, भारत के 3 हवाई अड्डे हैं, दमदम, पालम, सांताकुंडम, ये पुराने नाम हैं। आजकल उनके दमदम और पालम, सांताकुंडम, ये कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई, ये बड़े सांताकुंज जो मुंबई में है, आज जो शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तो पालम हवाई अड्डे पर उनको आना था दिल्ली के, और उसके लिए कुछ तो होना चाहिए था। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए था। उसके लिए बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे, उनकी शान शौकत में क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही थी। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा तो बेसाख्ता मुँह से निकल गया आया। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, यानी नई दिल्ली की तैयारियां होने लगी एलिजाबेथ के स्वागत में। और करिश्मा तो यह हुआ कि किसी ने नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, यानी हर जगह चमक हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार कर लिया, यानी जो इमारतें हैं उनको फिर से पुतवा कर सजवा दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश में आई, जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी पत्थर की और उस पर नाक नहीं थी। ये एक बड़ी समस्या आ गई। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत में थी। नाक, अंग्रेजी शासन के समय जॉर्ज पंचम एक गवर्नर थे और उनकी नाक न होना एक अंग्रेजी शासन का अपमान था, इसलिए उसकी पूरी व्यवस्था
की जाए अंग्रेजी सरकार के द्वारा। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नाक इज्जत, सम्मान इत्यादि का प्रतीक भी होता है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। नाक कहते हैं आप बड़ी ऊंची नाक के हैं, कहते हैं आपने तो मेरी नाक ही पुछवा दी, यानी हमें बेइज्जत कर दिया। कहते आप बड़ी कुछ लोग अपनी नाक ऊंची किए रहते हैं, यानी अपनी प्रस्थिति बढ़ाते हैं। ऐसे नाक के लिए कई उदाहरण चल रहे हैं। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी के वक्त आंदोलन हुए, राजनीतियाँ पार्टियों में प्रस्ताव पास किए गए, चंदा जमा किया गया, कुछ नेताओं ने भाषण दिए। सब नाक बचाने के लिए ही तो करते हैं। नाक इज्जत सम्मान बचाने के लिए सारा समाज बना हुआ है, काम कर रहा है। गर्मा गर्म बहसें हुई, अखबारों के पन्ने रंग गए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में विपक्ष होते हैं, कुछ खामोश हो जाते हैं, और खामोश रहने वालों की ताकत दोनों की तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, यानी जगह जगह मूर्तियाँ थी पत्थर की, और उन पर नाक लगी हुई थी। चूँकि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का औपनिवेशिक राज्य था, तो औपनिवेशिक राज्य होने के कारण से अंग्रेज़ों का अधिकार यहाँ पर था। और उसी समय जॉर्ज पंचम की ये विशाल तस्वीर पत्थर की इंडिया गेट के बगल में ही लगी हुई थी, जिस पर केवल नाक नहीं थी। तो उसकी व्यवस्था की जा रही थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुँच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुँचाया गया। कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं इन्हें अजायब घर यानी चिड़ियाघर या कोई ऐतिहासिक स्थलों पर पहुँचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध भी हुआ। लाटों मतलब लाट की जो पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है वो लाट कहलाती है। वो पत्थर से बनाई जाती है, पत्थर को लाट कहते हैं। उसी ज़माने में यही हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई या किसी कारण से तोड़ दी गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, लाट की नाक चली गई। रानी आए, नाक न हो, कितनी बदनामी होगी। सभी अधिकारी चौकन्ने हो गए। एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई, मसला पेश किया गया, क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। अगर रानी ने देख लिया कि यहाँ पर आप क्या व्यवस्था जमा रहे हैं, जब एक गवर्नर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति की नाक की रक्षा नहीं कर सके, तो क्या अपने देश की रक्षा कर पाओगे। उच्च स्तर पर मशवरे मतलब सलाहें हुई, दिमाग खरोचे गए, और यह तय किया गया कि हर हालत में इस पर नाक होना जरूरी है। यह तय होते ही मूर्तिकारों को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हों। सारे मूर्तिकारों को बुलाया गया। भारत के मूर्तिकारों यूँ तो कलाकार था, पर जरा से मूर्तिकार यूँ तो कलाकार ही था, पर जरा से पैसे से लाचार था। उसके पास पैसे नहीं थे। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। सबके मुख लटके हुए थे कि कैसे नाक की व्यवस्था की जाए। कुछ उदास, कुछ बदहवास। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए, और एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी ही चाहिए। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह किस लाट से बनी हुई है, कब बनी है और कहाँ से बनी है। अगर ये पता चल जाए तो उसी लाट से हम थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा तोड़ करके इस पर लगा देंगे। बस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। चूँकि मूर्ति बहुत लंबे समय पहले बनी हुई थी, इसलिए किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र से दूसरे ने कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और वह इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों में पेट चीरे गए, यानी फाइलों को बार बार देखा गया कि कब ये मूर्ति आई, किसके द्वारा आई, कैसे बनी, इत्यादि सारी जानकारियाँ शासकीय कर्मचारियों द्वारा की जाने लगी।
क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, यानी फाइलों में उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। जितने भी हुक्काम थे अंग्रेज गवर्नर कि अब कैसे व्यवस्था की जाए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम सौंप दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना, इस नाक का दारोमदार आप पर ही है, चाहे जैसे करो। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ को जाऊंगा और ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। इस तरह से उसने कहा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ तो यहाँ मिलती हुई है, हर चीज़ देश के गर्भ में छिपी हुई है। ज़रूरत खोजने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों में और पत्थरों की खानों की ओर निकल पड़े। कुछ दिन बाद हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला और यह पत्थर विदेशी है। इस तरह से लाट की खोज बराबर की जाने लगी और ये बहुत अच्छी व्यंग्य कथा है जो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में शेष आगे।